प्रोपल्सन। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना है आपको। आपने रॉकेट को उड़ते हुए देखा कभी? रॉकेट क्यों उड़ता है? क्यों उड़ता है? क्या आपने क्रिया प्रतिक्रिया का नियम पढ़ा है? क्या होता है क्रिया प्रतिक्रिया के नियम में? बताओ जल्दी। कोई वस्तु क्रिया के बदले दूसरी वस्तु पर प्रतिक्रिया देती है ना? तो जो रॉकेट है वो किस आधार पे चलते हैं? रॉकेट जो है क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के आधार पे चलते हैं। तो मानो ये क्या है? रॉकेट है। क्या है ये? रॉकेट है। ठीक है, और ये ऊपर तभी बढ़ेगा जब इसका जो ईंधन क्या है नीचे की ओर धक्का मारेगा। कहाँ? पृथ्वी की ओर। तो जितनी तेजी से ये धक्का मारेगा नीचे, उतनी तेजी से पृथ्वी से भी इस पर एक बल लगेगा ऊपर की ओर, है ना? और किसी एक डायरेक्शन में किसी वस्तु को धक्का मारने के लिए जिस बल की आवश्यकता होती है उसे ही परिणोद कहा जाता है। ठीक है, किसी वस्तु को धकेलने के लिए जो आवश्यक बल होता है उसी को क्या कहा जाता है? परिणोद कहा जाता है। उसी को प्रोपल्सन कहा जाता है, उसी को थ्रस्ट कहा जाता है, उसी को परिणोद कहा जाता है। सारी बात समझ में? समझ गए ना? तो जैसे कोई रॉकेट लॉन्च करना है तो रॉकेट क्या लॉन्च करते समय क्या होता है? बहुत तेजी से ईंधन जलता है और बहुत तेजी से जमीन में क्या एक बल लगाता है। और आपने देखा होगा जब जमीन में नीचे में बल लगता है तो नीचे आसपास जो है सारा धुआं उड़ जाता है। ठीक है, यानी कि इवन बहुत बड़ा गड्ढा भी हो जाएगा अगर नीचे जो है परत जो है उसकी मोटी ना हो। जिस कारण से बल कहाँ लग रहा है? मतलब एक बल लगा कहाँ? पृथ्वी की ओर। जब रॉकेट का ईंधन जला, फिर पृथ्वी ने प्रतिक्रिया स्वरूप उसको एक धक्का दिया। क्या दिया? धक्का दिया, जिससे कि कोई भी रॉकेट ऊपर की ओर उड़ता है। ऐसी कोई वस्तु अगर हम इधर से उधर धक्का दे रहे हैं या इधर खींच रहे हैं किसी एक डायरेक्शन में, है ना, तो उसी को परिणोद कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है? परिणोद। अब इसमें दाब को समझिए। दाब यानी कि प्रेशर। प्रेशर के बारे में सुना है आप लोगों ने? प्रेशर के बारे में आपने सुना है? कहाँ सुना है? खाने बनाने का प्रेशर। और कौन सा प्रेशर सुना है? दिमाग की प्रेशर, है ना? प्रेशर का मतलब शाब्दिक अर्थ तो इसका दबाव है, किसी चीज पे दबाव डालना, है ना? लेकिन अगर हम यहाँ इसको पढ़ेंगे तो जो किसी वस्तु पे जो प्रेशर होता है वो किसके बराबर होता है ये जानना जरूरी है। तो दाब बराबर होता है कि किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत बल को क्या कहते हैं? या लगने वाले बल को क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। तो प्रेशर को हम किससे डिनोट करते हैं? पी से। किससे करते हैं भाई? पी से। ठीक है, पी बराबर हो जाएगा बल बराबर एफ अपॉन ए। बल बटे क्षेत्रफल हो गया। यानी कि एकांक क्षेत्रफल लगने वाले बल को क्या कहेंगे हम? एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहेंगे? अरे क्या कहेंगे भाई? प्रेशर। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत बल को क्या कहेंगे? प्रेशर कहेंगे। सारी बात समझ में? तो यहाँ पर अभी मैंने क्या कहा? जो दाब है, दाब क्या है? एक बल बटे क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? दाब होता है। ठीक है, तो ये कौन सा बल है? तो अभी हमने कहा कि किसी वस्तु को धक्का मारने के लिए किसकी एक बल की आवश्यकता होगी। ठीक है, यानी कि जितना अधिक बल से हम किसी वस्तु को धक्का दे सकते हैं किसी एक डायरेक्शन में, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? परिणोद कहते हैं। तो यहाँ पे जो ये बल लग रहा है ये किसके बराबर है? परिणोद के बराबर। अर्थात दाब बराबर क्या हो जाएगा? दाब बराबर परिणोद बटे क्षेत्रफल। परिणोद बटे क्षेत्रफल। ठीक है, दाब बराबर क्या होता है? परिणोद बटे क्षेत्रफल। यहाँ पीछे तो ये समझ में आया आपको कि दाब क्या है? किसी वस्तु पर लगने वाला जो एकांक बल है, एकांक क्षेत्रफल लगने वाला जो परिणोद है। परिणोद क्या है? किसी वस्तु को धक्का मारने के लिए या किसी वस्तु पर आरोपित कोई जो है एक डायरेक्शन में जो संपूर्ण बल है, एक डायरेक्शन में जो लगने वाला संपूर्ण बल है उसको परिणोद कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? परिणोद, या थ्रस्ट भी कह सकते हैं, इसको प्रोपल्सन कह सकते हैं। तो जब रॉकेट को आपको उड़ाना होता है तो आवश्यक थ्रस्ट की आवश्यकता होती है, यानी आवश्यक परिणोद की आवश्यकता होती है। अगर हम प्रति एकांक के साथ इसको एकांक क्षेत्रफल के साथ इसको क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं, तो ये बन जाता है आपका दाब। क्या बन जाता है? दाब। तो दाब बराबर क्या हो गया? बल बटे क्षेत्रफल या परिणोद बटे क्षेत्रफल। अब हम बात करते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा ऊंट कहाँ चलता है? ऊंट कहाँ चलता है? रेगिस्तान में चलता है ना ऊंट। हाँ, तो कैसे चलता है वो? अगर आप चलेंगे वहां तो आपके पैर जमीन में धंसते रहेंगे। ऊंट के धंसते क्या है? अगर आप जो है वहां चले जाओगे, कहाँ?
पहाड़ पे, बर्फ के पहाड़ पे, ठीक है। तो कैसे शूज पहनने पड़ेंगे आप? कैसे वाले हैं? स्पोर्ट्स वाले? कैसे? हाँ, एक तो अगर आप ग्लेशियर पे चल रहे हैं तो स्पाइक वाले शूज पहनने पड़ेंगे, लेकिन उनका नीचे से क्या होगा? तलवा छोटा होगा या बड़ा होगा? कील की तरह नुकीला कर देंगे उनको, हैं? अगर आपको बोलेंगे कि आपका जो जूता है ना, जूता है ऐसा जूता पहनेंगे, ऐसा है भाई, ऐसा जूता पहनेंगे, तब ये जूता ठीक है क्या? है ऐसा ठीक है? इसके बजाय हालांकि वो नुकीला बनाया रहता है ग्रिप बनाने के लिए, लेकिन छोटी छोटी स्पाइक्स लगाएंगे, छोटी छोटी क्या लगाएंगे? स्पाइक्स लगाएंगे, ठीक है भाई। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो ऊंट होता है इसके पैर कैसे होते हैं? ऊंट होता है ना, ये इसका पैर है, ये पैर इसके ऐसे होते हैं, गद्दीदार है, गद्दीदार पैर होते हैं। कैसे पैर होते हैं? गद्दीदार पैर होते हैं, जिस वजह से ऊंट जो है, ऊंट के जो पैर है ना, वो बालू, रेगिस्तान में क्या होता है? बालू होता है, वो धंसते नहीं है। अगर इसके पैर भी क्या होते हैं? बकरी जैसे होते हैं, तब क्या होता है? तब क्या होता है भाई? अरे ये बालू में इसके पैर इतने धंस जाते ना, ये बालू है, ठीक है। अगर इसका पैर, इसके पैर अगर गद्दीदार हैं, चौड़े हैं नीचे से, तो क्या होगा? ये बालू के ऊपर आसानी से चल पाएगा, जो पैर है उसके वो नीचे नहीं धसेंगे। जबकि जो बकरी है उसका पैर कैसे होता है? नुकीला होता है ना, अगर इसको बालू में चलाएंगे तो ये धसते जाएंगे। लेकिन बकरी का पहाड़ों पर आसानी से चल जाती है, आसानी से चल देती है। चलती कि नहीं चलती? तो ये क्यों है? ये भी इसी पे डिपेंड करता है, दाब पे। तो अभी दाब का जो फॉर्मूला बताया था मैंने, P = F/A बताया था ना, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि जब ये जो एरिया है, सरफेस जो एरिया है, कौन सा एरिया? सरफेस एरिया। जब आप इसको बढ़ा देंगे, जब इसको क्या कर देंगे आप? बढ़ा देंगे, तो क्या होगा? P की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम होगी कि ज़्यादा होगी? कम होगी कि ज़्यादा होगी भाई? कम होगी या ज़्यादा? कम होगी। क्या होगी? कम। इसका मतलब ये हुआ ना, P बराबर माना क्या है? बल है 1 न्यूटन का और एरिया है 4 मीटर का। कितना मीटर का? 4। तो P बराबर 1/4 है, ठीक है। लेकिन आपने इसको दुगुना बढ़ा दिया, तो P = 1/8, तो और घट गया ना। 1/8 की वैल्यू कम होगी, किसके? 1/4 की वैल्यू से कम होगी कि नहीं होगी? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप पैरों का सरफेस एरिया अगर बढ़ा देंगे तो क्या होगा? पैर का जो दाब है, जमीन पे जो दाब है वो घट जाएगा। जमीन पे जो दाब लगेगा वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। लेकिन अगर आपने क्या कर दिया? सरफेस एरिया अगर घटा दिया, बढ़ा दिया, तो जमीन पे दाब कम होगा। लेकिन सरफेस एरिया कम कर देंगे तो दाब ज़्यादा हो जाएगा। दाब क्या हो जाएगा? ज़्यादा। एक तो ये देखा होगा आप लोगों ने। दूसरा मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ, ये जो कील है ना, ये दिख रही है कील, ठीक है। ये आगे से नुकीली बना रखी है ना, और पीछे से इस पे जो है ऐसा कवर लगा रखा है। क्यों लगा रखा है? क्यों लगा रखा है? बताओ जरा। ऐसे पुश करने के लिए। तो पुश आप कीली को क्यों नहीं पुश करते हैं? बताओ जरा। तब क्या हो जाएगा? अटक जाएगा, टेढ़ी हो जाएगा। आप तो कील पे लाना यार, कील पे कर जरा। चले ऐसे में क्यों नहीं दबाता? क्या होगा? चुभ जाएगा ना। अगर तुम भी कालिदास की तरह मूर्ख बन जाओ तो क्या हो जाएगा? यहाँ देखो, है, यहाँ से कर दो उल्टे में, यहाँ चुभाओगे तो क्या होगा? ये हाथ पे चुभ जाएगा, ठीक है। कहाँ चुभेगा? हाथ पे। क्यों चुभेगा? क्यों चुभेगा भाई? ये इसलिए चुभेगा क्योंकि जो ये कील है ना, ये नुकीली है। नुकीली का मतलब हुआ इसका जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया, ये क्या है? ये कम है। ये क्या है? कम है। और ये कम होगा तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो जब नीचे की क्वांटिटी, मतलब नीचे की वैल्यू बढ़ती है तो इसकी वैल्यू घट जाती है। तो और इसकी वैल्यू अगर कम होगी तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जब हम इसका सरफेस एरिया घटाते हैं तो प्रेशर की वैल्यू बढ़ जाती है, और प्रेशर की वैल्यू बढ़ेगी तो ये उसमें चुभ जाएगा, बोर्ड पे क्या हो जाएगा? चुभ जाएगा। तो यही कारण है जब हम कीलों को बनाते हैं, छोटी छोटी साइंस इसमें लगी है कि नहीं लगी? दाब, ये सारे किसके नियम पे काम कर रहा है? दाब के नियमों पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? ये जो कील है इसका आगे का पॉइंट क्या है? नुकीला है, क्योंकि इसका सरफेस एरिया कम है। सरफेस एरिया कम होगा तो दाब बढ़ जाएगा, दाब की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और दूसरा,
अब क्योंकि ये दाब तो आपने बोर्ड पे लगाना है ना, हाथ पे तो नहीं लगाना, तो हाथ पर सरफेस एरिया बढ़ाना पड़ेगा। ऊपर से कवर कैसा, ऊपर से जो इसका टॉप है वो कैसा बनाना पड़ेगा, चौड़ा बनाना पड़ेगा, ताकि इसमें हाथ पर जब हम प्रेशर, हाथ से जब बल लगाएंगे तो इसके प्रेशर की वैल्यू घट जाएगी। हाथ के लिए घटी होनी चाहिए और बोर्ड के लिए ज़्यादा होनी चाहिए। तो जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ ये चुभ जाएगा। अरे बात समझ में? इसीलिए जो दाब है वो इस सिद्धांत पर काम करता है, सरफेस एरिया के सिद्धांत पे। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं आपके डेली लाइफ में जो आपको ये बताते हैं कि अगर हम सरफेस एरिया बढ़ा देंगे, यानी कि उसका वस्तु का आकार बढ़ा देंगे, है ना, तो उस पर क्या लगेगा, दाब कम लगेगा। अरे बात समझ में? जो मुक्केबाज होते हैं ना, मुक्केबाज, उनके वो बड़े ग्लव्स पहने रहते हैं। क्यों पहने रहते हैं? क्यों? ताकि इंजरी कम हो, है ना। और अगर जो वो होते हैं, क्या होता है वो पंच देखा आप लोगों ने, हाथ वाला, उसमें क्या होता है, उसमें नुकीले होते हैं ना। तो पंच किस लिए होते हैं? पंच काय के लिए होता है? पंच होता है जब आपको दादागिरी करनी है, जब आपको क्रिमिनल काम करने, उसके लिए है पंच। ठीक है, तो पंच अगर आपने किसी मुंह पे मार दिया तो उसका जबड़ा ही खत्म हो जाएगा। आरी बात समझ में? आपको नहीं मारना है क्योंकि गैर कानूनी है। कैसा है भाई शिवराज? गैर कानूनी है। ठीक है, तो पंच नहीं मारना है, भले प्रैक्टिस तो अलग चीज़ है, लेकिन जो मुक्केबाजी है ना वो तो लीगल है। और ग्लव्स कैसे होते हैं? चौड़े होते हैं, ऊपर से गद्दीदार होते हैं, ताकि जब आप बॉक्सिंग मारोगे तो आपको पॉइंट मिल जाएगा, लेकिन सामने वाले को इंजरी कम होगी। तो इंजरी कम करने के लिए आपको एरिया बढ़ाना पड़ेगा, उसका आकार बढ़ाना पड़ेगा। समझ गया ना दाब क्या चीज़ है? दाब समझ गए, परनोद समझ गए। किसी एक डायरेक्शन में ये धक्का लगाने, लंबवत या जो हॉरिजॉन्टल, जो किसी वस्तु को धक्का लगाने खींचने में जो एक बल की आवश्यकता होती है, ठीक है, संपूर्ण बल की आवश्यकता, वो परनोद है, थ्रस्ट है, प्रोपेल्शन है। ठीक है, आ रही बात समझ में? और जब वो बल कहाँ लगता है? किसी एकांक क्षेत्रफल पे जब लगता है तो उसके रेशियो को हम क्या कहते हैं? उसी के रेशियो को हम कहते हैं दाब, प्रेशर। उसी को हम क्या कहते हैं? प्रेशर। ठीक है, अब क्या है दूसरा? क्या है? ये तो कील देख ली ना। अब आपको पता चल गया, अगर आपको कोई बताएगा कि कील ऐसी क्यों बनाई रहती है, आगे से नुकीली क्यों होती है और पीछे से उसके ऊपर चौड़ी टिप क्यों लगाई रहती है, चाहे वो घर में आपने कील देखी होगी, देखी आपने कैसी लोहे की कील देखी आप लोगों ने? ऊपर, उसके ऊपर क्या होती है? गोल पत्ती होती है, ठीक है, और नीचे नुकीला होता है, ताकि ऊपर प्रेशर घट जाए और नीचे प्रेशर ज़्यादा हो। इसलिए कील बनाई, इस तरह से कील बनाई जाती है। दूसरा, ये बोर्ड पिन है, आपको इसको हाथ से लगाना है, तो ये अगर और चौड़ा होता तो और अच्छा काम करता है। तो इसके ऊपर जो ये टिप है इसकी, ये क्या होगी? और चौड़ी होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको पुश करेंगे, पुश पिन भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो ऐसे हम जब इसको पुश करेंगे तो ये यहाँ पे क्या लग जाएगा, इस तरह से लग जाएगा। तो आज आप लोगों ने ये सीख लिया कि एक जो पुश पिन है वो किस तरह से काम करती है, जो कीलें हैं वो ऐसी क्यों बनाई रहती है। आज बात समझ में? अब जो है आगे चलना है हमको। आते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है भाई, हमारी बात समझ में? आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो आर्किमिडीज एक साइंटिस्ट थे, पता होगा आप लोगों को। एक बार क्या हुआ, वो स्विमिंग पूल में नहा रहे थे। कहाँ नहा रहे थे? पूल में नहा रहे थे। और जैसे उन्होंने पानी में छलांग मारी, वैसे वो चिल्लाने लगे, यूरेका यूरेका। ठीक है, और यूरेका का मतलब होता है मैंने पा लिया, मैंने पा लिया। वो दौड़ गए, नंगे दौड़ गए बाहर सड़क की ओर, यूरेका यूरेका यूरेका। अरे लोगों ने बोला क्या पा लिया तूने? ठीक है, तो वो चिल्लाने लगे कि मैंने पा लिया, मैंने पा लिया, यूरेका यूरेका। तो उन्होंने क्या पाया? क्या पाया होगा उन्होंने? आज सिद्धांत तो उन्होंने बाद में दिया ना, पाया क्या उन्होंने? अब तुम जाओगे, तुम तो वहाँ मजे से नहाते रहोगे, बोलेगे हाँ हो गया, हो गई तुम्हारी साइंस। लेकिन जो वैज्ञानिक होता है वो थोड़ा सा अलग सोच रखते हैं। अगर तुम भी अलग सोच रखेंगे तो तुम भी एक दिन महान वैज्ञानिक बनोगे। आ रही बात समझ में? जो आर्किमिडीज है, इन्होंने ये देखा कि जैसे इन्होंने पानी में जंप मारा, इनके भार शरीर हल्का लगने लग गया, यानी कि भार में कमी आ गई। भार में क्या आ गई? कमी। तो इन्होंने इसलिए कहा कि मैंने पा लिया, मैंने पा लिया। और उसी के आधार पर इन्होंने आर्किमिडीज का सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत दिया? आर्किमिडीज का सिद्धांत दिया। और आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब हम किसी वस्तु को किसी द्रव में या किसी ठोस को किसी द्रव में डुबोते हैं, ठीक है, जब हम
किसी द्रव में किसी वस्तु को आंशिक या पूर्ण रूप से डुबोते हैं। आंशिक या, इसमें कोई द्रव भरा हुआ है, ठीक है, क्या भरा हुआ है इसमें, द्रव भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है इसमें, द्रव भरा हुआ है, और इसमें हमने कोई वस्तु डुबोई। हाँ, ठीक है भाई, यहाँ पर आओ। जो आर्किमिडीज का सिद्धांत है उसमें मैंने आपको क्या बताया कि आर्किमिडीज कहाँ नहा रहे थे, स्विमिंग पूल में, और अचानक से वो चिल्लाने लगे यूरेका 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 करके, ठीक है। क्यों चिल्लाने लगे, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर का जो भार है उसमें क्या करी, महसूस, कमी महसूस करी। और बाद में उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया, आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि जब हम किसी वस्तु को किसी द्रव में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबोते हैं, आंशिक या पूर्ण रूप से डुबोते हैं, तो क्या होता है बताओ, उसके भार में क्या आती है, कमी आती है। तो भार में क्या आती है, कमी। तो वस्तु के भार में कमी, वस्तु के भार में आई कमी किसके बराबर होती है, बराबर होती है किसके, वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर। वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर, लिख लीजिए इसको, भार के बराबर, ठीक है। तो वस्तु के भार में क्या आती है, कमी आती है। यहाँ किसके बराबर होता है, वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर। अब हमने क्या करा, इसमें क्या करा, हमने इसमें एक वस्तु को डुबो दिया, क्या करा, वस्तु को डुबो दिया, और यहाँ से क्या करा, यहाँ से हमने एक पाइप लगा दिया, और जैसे हम इस वस्तु को इसमें डुबोएंगे वैसे क्या होगा, यहाँ से ये पानी हट जाएगा, यानी कि द्रव क्या हो जाएगा, हट जाएगा। वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर। वस्तु के भार में कमी कितनी होगी, वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे हम माना किसी तालाब में चले जाएं तो पानी का स्तर ऊपर आ जाता है। तो कहानी सुनी है आप लोगों ने, प्यासे कौवे की कहानी सुनी है। तो क्या करता है वो, कंकड़ पत्थर पानी में डालता है, तो पानी में डालता है तो क्या होता है, उसका तल ऊपर की ओर आता रहता है। तो जितना वो कंकड़ पत्थर उसमें डालेगा उतना ही द्रव क्या है, ऊपर की ओर आएगा, ठीक है। अगर हम उस द्रव को कलेक्ट करें तो जो वस्तु उसमें डूबी हुई है, तो उसके भार में जो कमी आई है, उसके भार में जो कमी आई है वो किसके बराबर आएगी, जो वस्तु है, जो वस्तु उसमें पड़ी हुई है उसके द्वारा हटाई गई द्रव के भार के बराबर। यही क्या है, आर्किमिडीज का सिद्धांत है। इसी को क्या कहते हैं, आगे समझ में क्या है बताओ। जब किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबोते हैं तो उसके भार में क्या आती है, एक आंशिक कमी आती है, ठीक है। और यह कमी यानी कि वस्तु के भार में आई कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यही आर्किमिडीज का सिद्धांत है। तो समझिए भाई, तो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव, वस्तु के भार में आई कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। आए समझ में। अब हम बात करते हैं उत्प्लावकता। किसकी बात करते हैं, उत्प्लावकता या बायोन्सी, ठीक है, बायोन्सी, उत्प्लावकता, उत्प्लावकता, ठीक है। तो जब हम किसी भी द्रव में किसी वस्तु को डुबोते हैं तो क्या होता है, आपको ये तो पता है ना कि कोई भी वस्तु है उसको पृथ्वी अपनी ओर खींचती है। उसको कौन सा बल कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। ये क्या होता है, किसी भी द्रव की एक प्रॉपर्टीज होती है। जब हम उसमें क्या करते हैं, किसी वस्तु को डुबोते हैं तो क्या होता है, उसमें क्या होता है बताओ भाई। इसमें क्या होता है कि एक तो गुरुत्वाकर्षण का बल तो नीचे की ओर लगता है, लेकिन जब हम किसी द्रव में किसी वस्तु को डुबोते हैं तो ये क्या करता है, ऊपर की ओर एक बल लगाता है। ऊपर की ओर क्या करता है, एक बल लगाता है, जिसको कहा जाता है उत्प्लावन बल। कौन सा बल, उत्प्लावन, उत्प्लावन बल, लिख लीजिए, उत्प्लावन बल। तो किसी भी द्रव में जो ऊपर की ओर जो भार में कमी आ रही है ना, क्यों आ रही है, उत्प्लावन बल के कारण आ रही है। तो अर्थात किसी भी द्रव में जब हम किसी वस्तु को डुबोते हैं तो वह क्या है, ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर क्या लगाता है, एक बल लगाता है, जिसको कौन सा बल कहा जाता है,
उत्प्लावन बल कहा जाता है। ठीक है, तो जो ये उत्प्लावन बल होता है ये किसी भी वस्तु पर ऊपर की ओर लगता है, और ये प्रॉपर्टी किसकी होती है, किसी भी द्रव की। तो इसी को द्रवों के किसी भी जो लिक्विड है उनका जो ये गुण है उत्प्लावन बल लगाने का, इसी को उत्प्लावकता कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, उत्प्लावकता कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, उत्प्लावकता। अब कौन सी वस्तु इसमें तैरेगी, कौन सी डूबेगी, ये डिपेंड करता है माना उत्प्लावन बल का मान वस्तु के भार से कम है, वस्तु का भार ज्यादा है, उत्प्लावन बल का मान कम है। वस्तु का भार क्या है भाई, ज्यादा है, और उत्प्लावन बल का मान क्या है, कम है, तो वस्तु क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। वस्तु क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। लेकिन यदि जो वस्तु जिसको हम डुबा रहे हैं अगर उसका भार क्या है, उसका भार कम है लेकिन उत्प्लावन बल ज्यादा है, तो वस्तु क्या है, ऊपर तैरेगी। ठीक है, और कहीं कहीं आपने देखा होगा जैसे पनडुब्बी है ना, वो न तो एकदम नीचे डूबती ना एकदम ऊपर रहती है। ठीक है, तो कहाँ रहती है, मिडिल ईस्ट में रहती है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि वहाँ हम एक्सटर्नल एफर्ट लगाते हैं, ईंधन चलता है ना पनडुब्बियों में। तो ये कभी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पनडुब्बी नीचे क्यों नहीं डूबती, तो उसमें हम एक्सटर्नल जो फोर्स है वो लगा के उसको स्टेबल रखते हैं बीच में। इतना समझ में आ गया। तो उत्प्लावन बल ज्यादा होगा, भार कम होगा तो वस्तु तैरेगी। उत्प्लावन बल का मान कम होगा लेकिन भार ज्यादा है तो वस्तु डूब जाएगी। तो ये किस पे डिपेंड करता है, भार पे, डेंसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, एक वीडियो मैंने आज यूट्यूब पे अपलोड करी है डेंसिटी वाला। ठीक है, सुबह सुबह आज अपलोड करी, इसको शाम को जाके देख लेना कि जो कच्चा जो है नींबू है वो पानी में तैर रहा है, लेकिन जो पका हुआ नींबू है वो पानी में डूब जा रहा है। ठीक है, समझ रहे हो। लेकिन जैसे ही आप क्या करोगे, उस पानी में 1 चम्मच नमक डाल दोगे तो जो नींबू डूब भी रहा था वो भी तैरने लग जाता है। तो ये इसको आपने ये डेंसिटी के ऊपर बेस में करा। तो उत्प्लावन बल, आर्किमिडीज का सिद्धांत, प्रणोद क्या होता है और दाब क्या होता है, ये सारा आप लोगों ने पढ़ लेना, नोट्स बना लेना इसके। ठीक है भाई।